हमें किसी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स को सेपरेटली ट्रीट करना पड़ेगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये आंकड़े ये सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं है, ये जो धुआं फैलेगा ये पूरी दुनिया में फैलेगा, पूरे विश्व में। तो जब टेम्परेचर कम होगा, सनलाइट कम होगी, तो वो यूरोप में भी कम होगी, नॉर्थ अमेरिका अमेरिका में भी कम होगी, जापान में भी कम होगी, चीन में भी कम होगी फूड का प्रोडक्शन। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान पे इसका असर नहीं होगा। मगर फिर भी कोई सीरियसनेस दुनिया में तो दिखाई दी नहीं इस बात को लेकर। असल में हुआ क्या है कि जो आपने सुना होगा बचपन में वो कहानी कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत बनने के बाद, मैंने जैसे बताया 1980 से, ये 7वां क्राइसिस है। तो अब दुनिया को लगता है कि भाई जैसे इन्होंने पहले 6 निपटा लिए, ये 7वां भी ऐसे ही निपटा लेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि हर बार नहीं हो पाता है। हमने ये देखा है कि कंट्रीज़ के बीच में भी जब जंग हुई, बहुत क्राइसिस हुए। पहले लोग कहते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तकरीबन 10-20 साल क्राइसिस चलते रहे। अगर आपको पता हो 1890s से जर्मनी के बीच में और इंग्लैंड के बीच में और ये फ्रांस के बीच में, फिर एकदम से हो गई जंग एक दिन। एक क्राइसिस नहीं सॉल्व करवा पाए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हमें टेररिस्ट अटैक से 10 बार बचाती है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, और एक बार भी वो अगर सक्सेसफुल हो जाए तो इसी तरह से 10 बार हम क्राइसिस से निकल जाते हैं। पर एक बार अगर हम क्राइसिस में चले गए और वो जंग बन गई। दोनों तरफ के कुछ लोग तो मांग कर रहे हैं वैसे कि एक बार हो जाए। लोग कर रहे हैं मांग, पर इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारे मीडिया की, लेकिन थैंक गॉड दोनों तरफ कम से कम सरकारें थोड़ी सी मतलब दायित्व बोध से भरी हुई हैं। कम से कम ऐसा मामला नहीं हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे हालात हो गए कि अमेरिका ने कर ही दिया। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोग इसलिए भी कह रहे हैं, इनको ना इसके पूरी तरह से पता है, इन्होंने जंग देखी नहीं है, ये से वाकिफ़ नहीं है इसके पूरे कॉन्सिक्वेंसेस से। मीडिया में भी कुछ लोग भड़का रहे हैं इनको, और कुछ लोग सरकार में भी पूरी कॉस्ट नहीं बता रहे, पूरी कीमत नहीं बता रहे जो हमें चुकानी पड़ेगी लाइव्स में, ज़िंदगियों में, आर्थिक स्थिति में। वो पूरे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये लोग भड़का। अगर ये पूरी तरह से समझें कि इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, तो कोई आदमी अपने सही दिमाग में इसको आसानी से ना लेगा, हल्के में ना लेगा। अब 1-2 आखिरी सवाल हैं। तो क्या यही कारण तो नहीं है कि पाकिस्तान को भी मालूम है कि हिंदुस्तान कभी ऐसा रिस्क नहीं लेगा, ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान का ही है, ज़्यादा लोग हमारी तरफ हैं, आर्थिक महाशक्ति उन्हें तो बनना नहीं है, उनके तो रिकॉर्ड मतलब है ही नहीं कहीं दूर दूर तक ख्वाबों में, हम ही चल रहे हैं उस तरफ। तो अब जैसे भी धीरे धीरे चल रहे हैं, तेज़ चल रहे हैं। लेकिन यही मैं पूछ रहा हूँ कि कहीं यही तो वजह नहीं है कि पाकिस्तान को मालूम है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा कभी कदम उठाएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास भी है, उनके पास भी है, तो जो मन चाहे करते रहो। ऐसा नहीं है, नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जो पिछला क्राइसिस था 2019 में पुलवामा वाला, उसमें इमरान खान की जो बातें थी उससे ये झलक रहा था कि वो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं उससे वाकिफ़ हैं। वो बार बार ये कह रहे थे इमरान खान की, देखो इसके नतीजे ख़राब हो सकते हैं, हम दोनों परमाणु शक्ति हैं। वो बचना चाह रहे थे, वो इसको दबाना चाह रहे थे। सेनाध्यक्ष बदल गया है सेनाध्यक्ष बदल गया है वहाँ, सेनाध्यक्ष बदल गया, सरकार बदल गई है वहाँ। ये वाला प्रधानमंत्री इतना पॉपुलर भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आसिम मुनीर जो हैं वो ज़्यादा आक्रामक लग रहे हैं उनकी बातों से भी, और जो उन्होंने इमरान खान के साथ किया है उससे भी, मतलब जो अंदरूनी उनके अभी जो 4-6-8-10 दिन पहले जो उन्होंने कहा है उससे भी उनका झगड़ा हिंदुस्तान से नहीं है, हिंदुओं से भी है। तो ये लग रहा है कि, और उनको, मुझे लग रहा है कि उनको अंदरूनी ख़तरा भी है अपनी पोजीशन के लिए, आर्मी की पोजीशन के लिए। तो वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2019 के मुकाबले जो पाकिस्तान के रूलर है, जो इस वक्त आर्मी चीफ़ है, उनका रवैया, उनकी सोच अलग है। पर फिर भी ये नहीं हो सकती कि परमाणु जंग हो जाए, ये वो भी 100 बार सोचेंगे उससे पहले, तो वो हल्के में नहीं लेंगे इसे। और हमारी तरफ भी जो हमारे चीफ़ हैं आर्मी के और प्रधानमंत्री हैं, वो इस तरह के नहीं है कि इसको हल्के में लें। पर ये कह नहीं सकते कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी, राजनीतिक सिचुएशन। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब कारगिल हुआ तो आर्मी चीफ़ ने प्रधानमंत्री से कहा कि हम बहुत कम कीमत पे इनको हटा सकते हैं, पर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा सर्दियों के आने का। वो था महीना जून जुलाई का। उन्होंने कहा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, जब बर्फ़ गिरेगी खुद ही भागेंगे और हम इनका घेराव कर लेंगे, हम इनकी सीज कर लेंगे। पर प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, मेरे पास इतना राजनीतिक वक्त नहीं है, हमें करनी पड़ेगी चढ़ाई।
इसी तरह से कॉलिन पावल ने कहा बुश से 91 की गल्फ वॉर में, जनरल कॉलिन पावल ने कहा कि देखिए हम सद्दाम हुसैन को आराम से हरा सकते हैं इसका ब्लॉकेड करके, साल भर दीजिए मुझे 11 महीने, 10 से 11 महीने। बुश ने कहा नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है राजनीतिक कि मैं आपको 10 महीने दूं, चढ़ाई राख पे करनी पड़ेगी। डेमोक्रेसीज की अपनी लिमिटेशंस हैं। बिल्कुल सही। डेमोक्रेटिक लीडर्स और पार्टी की भी बिल्कुल सही। जैसे मैंने आपको, चुनाव वहाँ भी होते हैं, चुनाव यहाँ भी होते हैं। बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया लाल बहादुर शास्त्री जो गांधी जी के चेले थे, उन्होंने आर्मी को कहा खुली छूट है, लाहौर पे चढ़ाई कर दो। तो राजनीतिक हालात क्या बनते हैं, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूजवेल्ट थे और उन लोगों ने कहा कि देखिए आप पहले जापान पे करिए। उन्होंने कहा नहीं, पहले हिटलर को रोकना ज़रूरी है। लोगों ने कहा आप नॉर्थ अफ्रीका में क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा देखिए हमें जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा रशिया को कि हम किसी तरह से जर्मनी से लड़ रहे हैं, चाहे हमें यार ये तैयारी नहीं है पर हमें अब भी नॉर्थ अफ्रीका में घुसना पड़ेगा। इसी तरह से 1944 में जब उन्होंने फ्रांस में लैंडिंग करी, डी डे लैंडिंग, वो भी एक राजनीतिक मजबूरी में की रूजवेल्ट ने। तो राजनीतिक मजबूरी में अमेरिका में भी होते हैं काम, हिंदुस्तान में भी होते हैं, दुनिया भर में। तो क्या राजनीतिक मजबूरियां बनेंगी और क्या प्रेशर होगा वो हम सोच नहीं सकते इस वक्त।